नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। मुझसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूं और गुजरात के पहले चरण का वोटिंग जो 1 दिसंबर को होनी है उसमें कौन आगे रहेगा, कौन पीछे रहेगा, झाड़ू वाली पार्टी क्या कमाल करेगी, ये देखना दिलचस्प है। इसका थोड़ा सा विवेचना करते हैं अगले 5-7 मिनट में। कुल मिलाकर 89 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग होनी है, जिसमें सौराष्ट्र और कच्छ की 54 सीटें आती हैं और दक्षिणी गुजरात की 35 सीटें आती हैं। पिछली बार के अगर चुनाव को ध्यान में रखें तो एक एक से मुकाबला बराबर रहा था, यानी सौराष्ट्र और कच्छ में कांग्रेस आगे थी और दक्षिणी गुजरात में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा था। कांग्रेस ने 54 सीटों में से 30 सीटें जीती थी। कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी के पास 23 सीटें आई थी, लेकिन 2012 के संदर्भ में देखें तब बीजेपी को 35 सीटें मिली थी और कांग्रेस की 17 सीटें आई थी। जहां तक दक्षिणी गुजरात की बात है तो बीजेपी को 35 में से 25 सीटें मिली थी, लेकिन इन 25 सीटों में से अकेले 15 सीटें सूरत शहर से मिली थी। तो एक तरफ सूरत जैसा शहर था जिसकी 16 में से 15 सीटें बीजेपी निकाल ले गई थी, दूसरी तरफ सौराष्ट्र का अमरेली जैसा जिला था जहां की पांचों सीटें कांग्रेस के हाथ लगी थी। यानी ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस आगे थी और शहरी इलाकों में बीजेपी आगे थी। इस बार क्या होगा, देखना दिलचस्प है। इस हिसाब से दिलचस्प है कि सूरत में 5-6 सीटें ऐसी हैं जहां आम आदमी बड़ी टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है और ये शहरी सीटें हैं। यहां जो कुछ खोना है बीजेपी को खोना है, कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, वो सब कुछ पहले से ही गंवा चुकी है। अटालिया, उनके गोपाल अटालिया जो पाटीदारों के बड़े नेता हैं वो खड़े हुए हैं, अल्पेश हैं, एक और नेता खड़े हुए हैं। और म्यूनसिपैलिटी के चुनाव में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा था, 116 में से 27 सीटें 27% वोट से जीती थी, तो वो आंकड़ा है। और आप जानते हैं यहीं की एक सीट पर एक जरीवाला साहब थे, बीजेपी किस कदर डरी हुई है उसका ये एक शानदार उदाहरण है। जरीवाला साहब थे, सूरत की शायद सूरत ईस्ट सीट से या वेस्ट सीट से खड़े हुए थे और नामांकन वापस ले लिया। नामांकन वापस क्यों लिया, इसको लेकर काफ़ी बवाल मचा। दरअसल उस सीट पर हुआ क्या था कि कांग्रेस ने राजनीतिक चतुराई का परिचय देते हुए एक मुसलमान को टिकट दे दिया, जिनकी छवि वहां एक रॉबिनहुड जैसे नेता की है। 90,000 वोट हैं मुसलमानों के और जरीवाला आम आदमी पार्टी के और बीजेपी के जो उम्मीदवार दोनों की जाति एक, तो दोनों का वोट आपस में कहीं ना कहीं बट जाता, टकरा जाता और मुस्लिम वोट के आधार पर और प्लस अन्य वोट के आधार पर कांग्रेस सीट निकाल जाती। तो बीजेपी ने एक एक सीट का विवेचन किया और जरीवाला साहब अंतिम समय में नाम वापसी के लिए मजबूर हो गए या मजबूर कर दिए गए, ये तो आप ही गणित जानिए। लेकिन मुकाबला किस कदर टफ है ये आप पता लगा सकते हैं। सौराष्ट्र की जहां तक बात करें तो ग्रामीण इलाकों में भी आम आदमी पार्टी की अब कुछ रुतबा बढ़ा है, कुछ उनकी पैठ बढ़ी है। हालांकि खटिया बैठक कांग्रेस कर रही है, लेकिन लोगों का एक बात कहनी है, लोगों का कहना है कि खड़ू खेड़ू खेड़ू यानी किसान वहां बहुत बड़ी संख्या में है, पाटीदार बड़ी संख्या में है। पाटीदार पिछली बार बीजेपी से नाराज थे, इस बार बीजेपी ने उन्हें मना लिया है, पटा लिया है और अपनी छवि इस रूप में प्रस्तुत की है कि पाटीदार अब मान गए हैं। हार्दिक पटेल भी चले गए बीजेपी के में। लेकिन क्या पाटीदारों की या किसानों की समस्या का हल हो गया है? नहीं हुआ है। क्या ये मुफ्त बिजली पानी की तरफ जाएंगे? आम आदमी पार्टी की जा भी सकते हैं। क्या ये कांग्रेस की तरफ झुक जाएंगे, ये सोचते हुए कि आम आदमी पार्टी तो अंततः चुनाव नहीं जीत सकती, शायद कांग्रेस जीत जाए? संभव है। ये तमाम संभव असंभव हैं और इस बीच किसानों की हालत गुजरात में अच्छी नहीं है। देखिए, जो खेतीहर मजदूर हैं उनका जो भारत सरकार का ये आंकड़ा है वो ये कहता है कि मध्य प्रदेश के बाद गुजरात में सबसे कम न्यूनतम मजदूरी, तिहाड़ी मजदूरी गुजरात के किसानों को मिलती है, जो 220 रुपये प्रतिदिन है, जबकि राष्ट्रीय औसत 323 रुपये का है। इसी तरह वैसे यहाँ पर आपको जानकर हैरानी होगी कि केरल में सबसे ज़्यादा दिहाड़ी मजदूरी है, 726 रुपये, यानी 18,000 रुपये महीना। इसके मुकाबले सौराष्ट्र का या गुजरात का जो खेतीहर मजदूर है वो कमा रहा है 5,500 रुपया। और जो गैर खेतीहर मजदूर है, जो श्रमिक है,
उसकी न्यूनतम मजदूरी गुजरात में आमतौर पर है 252 रुपये, जबकि राष्ट्रीय औसत क्या है? 326 रुपये का। तो ये लोग कहाँ जाएंगे? ये लोग क्यों फ्रीबीज यानी रेवड़ी को चखना क्यों नहीं चाहेंगे? ये अपने आप में एक दिलचस्प सवाल है। एक और सवाल ये उठता है कि यहाँ युवा वोटरों की तादाद भी अच्छी खासी है, और युवा वोटर क्या बदलाव के लिए वोट करेगा? बीजेपी की धुकधुकी बनी हुई है। 9 सीटें ऐसी हैं सौराष्ट्र में जो 5,000 से कम अंतर से पिछली बार जीती हारी गई थी। 5 सीटें जिसमें से कांग्रेस ने जीती थी, 4 सीटें बीजेपी ने जीती थी, और इन सीटों पर आम आदमी पार्टी ने पूरा जोर लगा रखा है। और वो किस पर झाड़ू मारेगी? बीजेपी पर मारेगी या कांग्रेस पर मारेगी? इस पर डिपेंड करेगा कि पहले चरण की वोटिंग का परिणाम क्या होता है। इसी तरह सूरत की 5-6 सीटें हैं जिसमें से अगर मान लिया जाए कि 3-4 सीटों पर आम आदमी पार्टी कड़ी टक्कर में है, तो इसका नुकसान कितना बीजेपी को होगा, ये जानना भी अपने आप में दिलचस्प होगा। तो कुल मिलाकर ऐसा कहा जा रहा है कि पहले चरण की 89 सीटों में से सूरत की 4-5 सीटें और सौराष्ट्र की इलाके की, कच्छ इलाके की करीब 15-20 सीटों पर मुकाबला बड़ा त्रिकोणात्मक होता जा रहा है। बाकी जगह मुकाबला त्रिकोणात्मक नहीं है। कुछ जगह लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अपना पीक कर गई है, पीक पर पहुंच गई है, और अब लोगों की नज़र में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही मुकाबला होने वाला है। ऐसे में एक तरफ धन बल, एक तरफ सरकार, एक तरफ 27 साल का शासन, उसमें भले ही आप एंटी इनकम्बेंसी को भी जोड़ दीजिए, और बड़े नेता नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे बड़े बड़े नेता, और दूसरी तरफ कांग्रेस में जहां पर कार्यकर्ताओं के पास, विधायकों के पास, यानी उम्मीदवारों के पास चुनाव में पैसा लगाने के लिए भी पैसा नहीं बचा है। तो मुकाबला कैसा होगा ये जानना दिलचस्प रहेगा। शुक्रिया आप सबका मुझसे जुड़ने के लिए। आशा है कि मेरी कुछ बातों से आपको कुछ नया तथ्य सामने आए होंगे, और कल हम बात करेंगे किसी अन्य क्षेत्र की। और इस बीच अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के बीच, व्हाट्सएप ग्रुप में या दूसरे ग्रुप्स में, फेसबुक और ट्विटर पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा ट्विटर का हैंडल @विद्रोही7 है। और हाँ, ये घंटी जैसी आकृति आप देख रहे हैं ना नीचे, बेल आइकन, इसे ज़रूर दबा दीजिए। अब से मैं ब्रेकिंग न्यूज़ में भी आपके पास अब आता रहूँगा, मौजूद होता रहूँगा, और आपको पहले से पता चल जाएगा कि कब मैं हाजिर हो रहा हूँ आपकी सेवा में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।